एहसन शाह के ससुर ने वो ऑडियो लीक भेजी पुलिस को, पुलिस ने उस पर काम किया। उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है जिसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और इसकी अहलिया बेवा, एहसन शाह की बेवा भी मरकजी मुल्जिमान हैं और वो 3 शूटर जो लड़के तैयार किए थे। अब पुलिस उन 3 लड़कों के पीछे भी है, देखते हैं कि कब इसको अरेस्ट करती हैं। कुछ लोग ये कहते थे हाय उसकी माँ जो है वो बहुत बुरी तरह से रो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए उन्होंने ये सोचा कि मेरा बेटा क्या काम करवा रहा था। लेकिन इस ऑडियो के बाद जो वो 10% लोग थे ना वो भी कम हो गए। तो ये सारी की सारी हकीकत है। तो उस ऑडियो को सुनने के बाद कोई सवाल रहता नहीं है। अब पुलिस अरेस्ट कर रही है इस बात पे, इसने 3 लड़के जेल के अंदर बैठ के शूटर तैयार कर लिए हैं कि इसको मैंने कत्ल करवाना है, जिसमें आप ये कह रहे हैं मैं तो हूँ जेल च बह के फनकार बन गया। तो आगे से वाइफ को ये कहना चाहिए था कि अल्लाह से तौबा करो, तुम मुश्किल में हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, एहसन शाह का जो पुलिस मुकाबला हुआ है उसके बाद बड़ी पेचीदगियां आ गई हैं। कल रात उसकी बेगम के ऊपर एक एफआईआर दी गई है जिसका मुद्दई है शकील भट्ट, और उसका मतन ये है कि जब मैंने ट्रेस कर लिया तमाम मुल्ज़मान को तो इनको ये ख़तरा आया और इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और प्लान बनाया, जिसमें मुल्ज़मान जो है वो गोगी भट्ट है, तीफ़ी भट्ट है और मुल्ज़मा जो है वो एहसन शाह की बेगम है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए तहमीना शेख जो क्राइम रिपोर्टर हैं और शुरू से इस तमाम केस को बड़ी नज़र रखे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि तमाम मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि कल रात एक एफआईआर दी गई, आपकी नज़र से वो गुजरी? जी बिल्कुल, मैंने एफआईआर देखी भी, पढ़ी भी। क्या नज़र आ रहा है, किस तरफ ये केस जा रहा है? क्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? एहसन शाह जो मर्डर हो गया और जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो पाकिस्तान से पुलिस की पहुंच से दूर हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये? अच्छा, जहाँ पर हम बात करते हैं डिटेल के साथ, हम थोड़ा सा ज़ीरो से लेकर इस केस को चलते हैं। अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से, अमीर बालाज को कत्ल किया गया, ना सिर्फ उसको, उसके बाप को कत्ल किया गया, उसके दादा को कत्ल किया गया। मैं अपने इंटरव्यू का आगाज़ यहाँ से करती हूँ। एक औरत जिसकी शादी करके आप उसको घर लेकर आते हैं, वो देखती है मेरे ससुर का जनाजा पड़ा हुआ है, मेरे ससुर को किसी ने कत्ल कर दिया, अल्लाह ने उसका हौसला बुलंद किया। फिर कुछ सालों के बाद वो देखती है कि मेरे शौहर को भी उसी पार्टी ने कत्ल कर दिया, वो कैसा सीना और कैसा दिल लेके बैठी होगी। फिर उसके बाद वो देखती है कि अब मेरे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। और अनहोनी बात यह है कि इतनी कत्लो गारत होने के बाद सिंगल इंटरव्यू मैंने उनका नहीं देखा। यकीनन वो कमरे में बैठ के रोती होंगी, वो अपने रिश्तों को, प्यारों को, लेकिन हमने उनके बयान किसी टिकटॉक पर, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं सुने, मैंने तो नहीं सुने। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अमीर बालाज को कत्ल करने वाला जो एहसन शाह था, इसकी क्या कहानी है। मैं डिटेल के साथ अब्दुल्ला इस पर आपको बताती हूँ। हम सब सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, टिकटॉक को यूज़ करते हैं। टिकटॉक प्लेटफॉर्म को जब हम ओपन करते हैं, जिस दिन एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, हमने ये देखा कि तमाम लोग जो है वो कुछ खुश थे और कुछ इस पर थे कि हाय जवान बेटा मर गया तो माँ किस तरह रो रही है, जवान आदमी मर गया तो बीवी किस तरह बैंड डाल रही है। इंसानियत के नाते मैंने अपने हर व्लॉग में ये कहा कि अल्लाह ताला इस टाइम इनको सब्र जमील अता फरमाए। ये है एक इंसानियत के नाते। एक डाकू जब मरता है तो उसकी माँ रोती है, एक जानी जब मरता है तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, हमारे साथ ज्यादती हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं चीज़ें कोट कर रही हूँ। अब एहसन शाह जिस तरह से अमीर बालाज को कत्ल करवाने के हवाले से एक पाक जगह पर बैठकर एहराम पहनकर मुखबरी करवा के उसको कत्ल करवा रहा है, तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि कुरान पाक के अंदर उसका ये मफहूम है कि जब आप किसी को कत्ल करने का इरादा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो मैं आपके इरादे से पहले वो खड्डा जो आप किसी के लिए खोद रहे हैं उसके अंदर आप खुद गुजरेंगे। बीइंग अ मुस्लिम, हम कुरान को तो मानते हैं ना। हम कहते हैं हम बहुत फन्ने खाने ठेकेदार हैं, तो ठेकेदार तो हर शख्स अपनी अपनी पावर के मुताबिक होता है, लेकिन ये फैसले अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कर दिए हैं। अब एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ये कहते थे हाय उसकी माँ जो है वो बहुत बुरी तरह से रो रही है। भाई अल्लाह ताला उसको सब्र दे, हम नहीं कहते कि वो रोती रहे, अल्लाह उसको सब्र दे, लेकिन 1 मिनट के लिए उन्होंने ये सोचा कि मेरा बेटा क्या काम करवा रहा था, कि मेरा बेटा मुखबरी करा के किसी के जवान बेटे को मार रहा है, तो उस माँ को भी उतना ही दुख होगा। अब एहसन शाह अपने अंजाम को मुबैना पुलिस मुकाबले में पहुंच चुका। फैमिली ये कहती है कि अली रज़ा जो उसका भाई है उसने ये कत्ल नहीं करवाया, ये पुलिस की प्लानिंग हुई है। ये मैं आपको उसकी वालदा की स्टेटमेंट बता रही हूँ।
पुलिस की प्लानिंग की वजह से मेरे एक बेटे को मार दिया गया, दूसरे बेटे को कानूनी तरीके से शिकंजा डाल के कमज़ोर किया जा रहा है। अब एक ऑडियो लीक आ गई इसी दौरान। अब इस ऑडियो लीक के हवाले से यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि उस ऑडियो से पहले जो पब्लिक थी उसकी तमाम तर जो झुकाव था वो एहसन शाह की तरफ था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बिलाज को मर्डर में इसको फंसाया गया हो, इसने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ना की गई हों। लेकिन जब ऑडियो आई और वो कुछ एंकर, कुछ सहाफ़ी जो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के ये तज्जिया देते थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिलाज के केस में एहसन बेगुनाह हो, लेकिन अब वो ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हकीकत है इस पर। अच्छा अब्दुल्ला, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चूँकि इस केस को ज़ीरो से लेके चल रही हूँ और मैंने इस पर काफ़ी काम किया, काम करने का मौका मिला, तो मैंने इतनी ख़ास कोई ऑडियंस नहीं देखी जो एहसन शाह के हवाले से रोध हो रही हो या कोई सिंपैथी या कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। बहुत कम, हम 100 में से 10 लोग अगर देखें तो हम काउंटिंग में 90 लोग करेंगे, 10 नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत कम लोग इस हवाले से रोध हो रहे थे और इस तरह के बयानात जो थे, लेकिन 10% तो थे। अब जो 10% लोग थे वो ये कहते थे कि सारा झगड़ा एक तरफ है, माँ को देखो, सारा झगड़ा एक तरफ है, बीवी को देखो, ज़ाहिर है जवान खातून है, बेवा हो गई है, लंबी ज़िंदगी उसके सामने है। लेकिन इस ऑडियो के बाद जो वो 10% लोग थे ना, वो भी कम हो गए। तो ये सारी की सारी हकीकत है। और ऑडियो लीक की जब हम बात करते हैं तो मैंने बहुत से प्रोग्राम्स जेल में जाके किए। ओकाड़ा जेल को मैंने सारी को विज़िट किया, कोट लखपत को मैंने विज़िट किया। जब यहाँ पर हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी थी, हमारे जो आईजी साहब थे मिर्ज़ा शाह इस्लीम बेग साहब, वो साथ मौजूद थे और सारा मैंने विज़िट किया। जो सारे का सारा जेलों का सिस्टम है, उसको पुलिस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक मोहल्ले में एक बदमाश रहता है ना, तो उसने पूरे मोहल्ले का जीना हराम किया होता है। उस जेल के अंदर हज़ारों बदमाश रहते हैं। अब उन्होंने उनको किस तरह से मैनेज करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एहसन शाह जेल में था और जेल में उसने अपनी अहलिया से फ़ोन पर जो बात की वो मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। तो उस ऑडियो को सुनने के बाद कोई सवाल रहता नहीं है कि एक ऐसा शख्स, अब देखें आप इस केस को एज अ एंकर रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट? मैं अपनी ड्यूटी करूंगी और हमारे साथी अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे, बट इट डजंट मीन कि आप किसी की रिपोर्ट को पर्सनल लेके उस पर अटैक करें। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना। पुलिस ने जाके अगर इसको अरेस्ट किया है तो कुछ गलत नहीं किया। पुलिस कभी नमाज पढ़ते बंदे को अरेस्ट नहीं करती, उसके क्राइम पर उसको अरेस्ट करती है। तो पुलिस ने जाके इसको अरेस्ट किया है तो इसका मतलब है कि ही इज इन्वॉल्व्ड, और अगर ये इन्वॉल्व है तो पुलिस का काम है इसको इन्वॉल्व करना, इसको अरेस्ट करना। अब पुलिस अरेस्ट कर रही है, इस बात पे इसने 3 लड़के जेल के अंदर बैठ के शूटर तैयार कर लिए हैं कि इसको मैंने कत्ल करवाना है। इससे हीनियस क्या बात हो सकती है? आपको ये वो ऑडियो सुन के ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी बेगम के सामने ऐसे जैसे फड़ मारते हैं कि तेरा बंदा बड़ा ब्रांड बन गया है, तू टेंशन ना ली, मैं ठोक दूंगा? मुझे लगा कि शायद उसने एक अपनी बेगम के आगे अपना मुराल बुलंद करने के लिए इस तरह की ये बात कर दी, शायद को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करता। नहीं, इस्लाम के कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलें इस्लाम को भी छोड़ें फिर वो डबल डिबेट आ जाएगी। कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी एफआईआर को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि बंदा तो प्यार करने आया था लेकिन गलती से सिचुएशन ऐसी बन गई कि इसको कत्ल करना पड़ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती। हम तो उस एफआईआर को पढ़ते हैं और एफआईआर की डिटेल के मुताबिक काम करते हैं। पुलिस उस एफआईआर को लॉन्च करती है और उस पर बंदों को अरेस्ट करती है। अब एक ऑडियो जो है वो लीक हो गई है जिसमें आप ये कह रहे हैं मैं तो हूँ जेल च बह के फनकार बन गया, तो आगे से वाइफ को ये कहना चाहिए था कि अल्लाह से तौबा करो, तुम मुश्किल में हो। वो कह रही है नहीं नहीं फनकार थे तू पहले दई सी, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं तो ये कहूँगी। मिस मुझे बताइएगा कि ये ऑडियो लीक कैसे हुई और क्या मोबाइल की रिकॉर्डिंग थी कि वो जेल के पीसीओ से कॉल की गई थी? जेल में अब फ़ोन के बूथ बन चुके हैं, ठीक है, वहाँ से कॉल होती है। अब कॉल कैसी होती है ये एक लंबा प्रोसीजर है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको आंसर ये देती हूँ कि वो कॉल रिकॉर्ड की गई थी बीवी की जानिब से। बीवी ने उस रिकॉर्ड को, उस कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के बाद अपने वालिद साहब को जाके सुनाई कि अब्बा जी ये देखें। अब वो अपने शौहर का मुरैल अपने बाप के सामने यानी कि एहसन शाह के ससुर के सामने बुलंद करना चाह रही थी कि आप नाला हैं, आप परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी वजह से उसको भी पुलिस लेकर गई और काफ़ी कुछ हुआ। तो अपना मोरल वापस नॉर्मलाइज करने के लिए उसने वो ऑडियो लीक सुनाई अपने बाप को। बाप ने जब ऑडियो लीक सुनी, बाप चूंकि उम्र रसीदा इंसान था, माशरे को समझता था, ज़माना शनास था,
उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को आगे पुलिस को भेज दिया कि कल को अंदर बैठ के कोई बंदा कत्ल हो जाए तो ये कहें तुम्हें तो पता था, तुमने क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने यानी एहसन शाह के ससुर ने वो ऑडियो लीक भेजी पुलिस को, पुलिस ने उस पर काम किया। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एहसन शाह की मौत का सबब बनने वाली ऑडियो कॉल यही थी। नो 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 नो, ये एक हकीकत है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब उसकी वाइफ के ऊपर एक एफआईआर दी गई है, क्या समझती हैं कि वो इसमें जिम्मेदार है, उसको अरेस्ट किया जाएगा? कानून ये कहता है अब्दुल्ला कि एक शख्स जिसने अपने हाथ से फायर किया तो वो मरकज़ी मुल्ज़िम है। एक वो शख्स है जो सहूलतकार है। सहूलतकार किसे कहते हैं? प्लानिंग करने वाले को। अब खुदा ना खास्ता मुझे और आपको पता है कि इस कमरे में किसी को कत्ल किया जाना है, तो इट मीन्स कि हम बराबर के शरीक हैं। अगर हम शरीक नहीं हैं, हम 15 को बुलाएंगे, हम किसी को कॉल करेंगे, हम बचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा कभी वक्त ना लाए। तो जो खातून है उसके नॉलेज में सारा कुछ है और एक एफआईआर लॉन्च की गई है जिसके मुतल्लिक आपने सवाल किया, जिसके मुद्दई शकील अहमद भट्ट हैं जो कि सब इंस्पेक्टर इकबाल टाउन सीआईए में अपनी ड्यूटी को बड़ी अच्छी तरह से सरअंजाम देते हैं। उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है जिसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और इसकी अहलिया बेवा, एहसन शाह की बेवा भी मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं और वो 3 शूटर जो लड़के तैयार किए थे। अब पुलिस उन 3 लड़कों के पीछे भी है, देखते हैं कि कब इसको अरेस्ट करती हैं। मिस, मुझे बताइएगा कि काफ़ी देर से आप ये क्राइम को रिपोर्ट कर रही हैं, पुलिस के साथ बड़ा आपका जो पाला पड़ता रहता है। मरकज़ी मुल्ज़िम तीफी भट्ट, गोगी भट्ट अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके, एक्सेस नहीं उन तक है या गिरफ्तार किया नहीं जा रहा। क्या समझती हैं, पुलिस की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है या वो असर रसूख के मालिक हैं? अच्छा, वो असर रसूख के मालिक हैं, इससे कोई दो राय तो है ही नहीं। जहाँ पर पुलिस की हम बात करते हैं तो आपको पता है तीफी भट्ट जो है पहले वो इंग्लैंड में थे और सुनने में आया कि शायद ये कनाडा की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ ममालिक हमारे ऐसे हैं जिनके साथ मिलकर हम इंटरपोल के ज़रिए काम कर सकते हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ इंटरपोल के साथ मिलकर हम काम नहीं कर सकते। तो पुलिस जो है वो कोलैबोरेशन में लगी हुई है। देखें, जिनके साथ सेटिंग हो जाती है प्रॉपर तरीके से कानून के मुताबिक फिर इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक हमने ऐसा माजी में देखा नहीं है कि तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया, गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया। हाँ, अलबत्ता डोगर साहब हमारे सीसीपीओ जो अब रिटायर हो गए हैं, मुझे उनकी एक बात बहुत अट्रैक्ट भी करती थी और बहुत अच्छी भी लगती थी। वो ये कहते थे कि लाहौर के जितने बदमाश हैं वो हर हफ्ते थाने में आएंगे और अटेंडेंस लगाएंगे। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने शूटर्स पाले होते हैं, आगे शूटर से काम करवा रहे होते हैं और खुद आराम से पीछे बैठ के हैंडलिंग हो रही होती है। अब जब बदमाश को खुद आके अटेंडेंस लगानी पड़ेगी तो फिर वो सरेआम भाग नहीं सकता, वो मफरूर नहीं हो सकता। तो वो उनका इकदाम बहुत अच्छा था जो उनके होते तक रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। जी नाज़रीन, आपको ये केस एक निशान इबरत का भी देगा, क्योंकि अगर उसकी बेगम को पता था कि मेरा शोहर ये कर रहा है तो वो उसको मना करती और कम से कम एहसन शाह जो अपने अंजाम को जा पहुंचा, अब उसको भी वो भुगतना पड़ रहा है जो उसने साथ दिया। और मेरे ख्याल से कि उसको इल्म था हर चीज़ का, क्योंकि वो उसकी जो हाँ में हाँ मिला रही थी, वहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि तमाम जो एहसन शाह के मामलात थे वो उसकी बेगम के इल्म में थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।